एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल फॉरेंसिक की पाठशाला पे। आज हम पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं और उनका अडल्ट्रेशन होता है तो किस किस के अंदर उनको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर पेट्रोलियम का पॉइजन केस होता है तो किस किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और भी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप सभी को मैं इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं और किस प्रोसेस से बनते हैं। तो वी ऑल नो दैट कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक बहुत लंबी प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। ओवर 600 मिलियन ईयर्स की लंबी प्रोसेस के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमको अंडरग्राउंड से मिलते हैं। जो ज़मीन से क्रूड ऑयल को निकाला जाता है और क्रूड ऑयल से डिस्टिलेशन की प्रोसेस से वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लाइक वॉल को कोट करने के लिए और मोटर्स में, वेपन्स में, और सबसे मेन यूज़ जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन में, व्हीकल्स में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। 1815 में सबसे पहले पेट्रोलियम को यूज़ करके लैम्प्स बनाए गए फॉर द पर्पस ऑफ लाइटनिंग ऑफ स्ट्रीट। And as I told you already, it is used in the automobiles, trucks, tractors, airplanes, in all types of transportation. So now what is the composition of petroleum products? So mainly petroleum products are made up of carbons or hydrogen, that's why it is known as the hydrocarbons. But there are also some other elements which is present in it, like oxygen, nitrogen, sulfur, in less amount. And what is the composition of all these elements are: carbon is present in 83 to 87%, hydrogen is 10 to 14%, nitrogen is 0.1 to 2%, oxygen is 0.05 to 1.5%, sulfur is 0.05 to 6.0%, and metal is present in less than 0.1% amount. So this is the composition of all the elements which are present in the petroleum products. Now, how the petroleum products are formed? As I told you, the petroleum product is formed by the process of distillation, and in distillation particularly through the fractional distillation. So fractional distillation की process से petroleum product का formation किया जाता है। तो मेनली डिस्टिलेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जिस भी चीज़ को हमको सेपरेट आउट करना होता है या उसको कंसंट्रेट करना होता है या प्योर फॉर्म में लाना होता है तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ बेसिकली टाइप ऑफ सेपरेटिंग प्रोसेस। तो जो वेरियस पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट आउट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। और जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है फ्रैक्शनल, यानी कि जो डिस्टिलेशन यूनिट होगी उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगे। एक कॉलम होती है और उस कॉलम में डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं और उन फ्रैक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है हमारे सेपरेट आउट होते हैं और उन फ्रैक्शंस का डिफरेंट टेम्परेचर होता है। उसके बेसिस पर ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट आउट होते हैं। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है कॉलम का, उसका टेम्परेचर कम होता है, वो कोल्ड पोर्शन होता है। दैट्स वाई जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो हमें नीचे की तरफ सेपरेट आउट होते हैं और जैसे जैसे कॉलम में ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो हमको ऊपर की तरफ मिलते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल को हीट करते हैं अबाउट अप टू टेम्परेचर ऑफ 1112 डिग्री फ़ारेनहाइट और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है। तो जब क्रूड ऑयल को हीट करते हैं तो जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिस्टिलेट आउट होते हैं।
सो दिस इज़ द होल सेटअप ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है और जब उसको हीट करते हैं तो वो कॉलम में जाके डिफरेंट फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस है, इन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट आउट होता है। तो जैसे कि इसमें बताया आप देख सकते हैं पिक्चर में कि सबसे ऊपर हमको रिफाइनरी गैस मिलती है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे, देन हमको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेट्रोल मिलता है, देन 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेफ्ता, फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैरोसिन, 260 पे डीजल ऑयल एंड 340 पे हमको रेसिड्यूज मिलते हैं। और इस तरीके से और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमको डिफरेंट फ्रैक्शंस पे डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे हमको प्रोवाइड होते हैं। Now, what is the various petroleum product and what is the use of that petroleum product? So first one is asphalt. Asphalt जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है रोड्स बनाने के लिए, जो हम रोड बनाते हैं उनमें एसफाल्ट का यूज़ करते हैं। और एसफाल्ट फॉर्म होता है एसफाल्टिन और माल्टीन से। सेकेंड है डीजल। डीजल जो है वो फ्रैक्शन है पेट्रोलियम का, जो कि जनरली यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल डीजल इंजन वगैरह इन सब में। और ये हमको मिलता है 392 टू 662 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और ये जनरली मेनली ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ में हम बहुत यूज़ करते हैं। और ऑफकोर्स हम सबको पता है कि डीजल हम ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। थर्ड प्रोडक्ट है हमारा फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल जो कोई भी लिक्विड पेट्रोलियम जिसको हम बर्न करते हैं अगर, तो उससे हीट जनरेट होती है, तो उसको हम फ्यूल ऑयल की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। उसको ऐसा फ्यूल ऑयल के अंदर हमारे आ जाते हैं डीजल, लाइट गैसोलीन और हैवी एंड रेसिडुअल फ्यूल ऑयल एक्सेट्रा, जो है वो फ्यूल ऑयल के अंदर आ जाते हैं। गैसोलीन नेक्स्ट हमारा है गैसोलीन। तो गैसोलीन जो है वो हमारा जो क्रूड ऑयल से हम सेपरेट आउट करते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को, तो जो हाफ ऑफ द क्रूड ऑयल होता है, मतलब पूरा आधा पोर्शन क्रूड ऑयल का, वो हमारा गैसोलीन में कन्वर्ट होता है। और गैसोलीन किस में यूज़ करते हैं हम, जो कार इंजन्स और जो इंटरनल कम्बशन इंजन्स वगैरह होते हैं उनमें गैसोलीन का यूज़ किया जाता है। ये जनरली नेफ्थीन, पैराफिन्स और ओलिफिन्स वगैरह से बनता है। गैसोलीन में कुछ भी आ सकता है, पेट्रोल, पेट्रोलियम स्पिरिट, गैस और पेट्रो गैसोलीन एंड मोगेस एक्सेट्रा, ऑल आर कम्स अंडर द गैसोलीन। नेक्स्ट है कैरोसिन। सो कैरोसिन भी हम सब जानते हैं कि कैरोसिन जनरली बर्निंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो जो भी मतलब हम हीटिंग पर्पस वगैरह के लिए जब भी यूज़ करते हैं तो उसे कैरोसिन का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो चूल्हे वगैरह होते हैं, तो चूल्हे वगैरह में जो लकड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए यूज़ की जाती हैं उनमें कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। और कैरोसिन हमको 302 टू 527 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मिलता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलपीजी। सो एलपीजी एज वी ऑल नो दैट लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारा जो गैस सिलेंडर हम यूज़ करते हैं घर में उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी। और ये जनरली मिक्सचर होता है गैसेस का, एरिजोल्स का और रेफ्रिजरेंट्स का, जो कि एक हाई प्रेशर के अंडर एक सिलेंडर में रखा जाता है और जिसका भी मेनली यूज़ यही है कि बर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो बेस ऑयल और एडिटिव्स वगैरह से मिलकर बनाया जाता है। और मोटर ऑयल जनरली जो है उसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं और ये यूज़ किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ इंटरनल कम्बशन इंजन। ये जनरली फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो इंजन होता है हमारा, इंजन के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनमें जनरली जब इंजन मूव करता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। वो एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक वाइट वैक्सी सॉलिड सा टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे मिलता है। ये ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है और ये अराउंड हमको 117 टू 447 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्यूटामीन। ब्यूटामीन एक थिक ब्लैक स्टिकी मटेरियल होता है जो कि हमको 977 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जनरली मिलता है। और ये भी रोड्स वगैरह में और किसी भी चीज़ को वाटरप्रूफ बनाने के लिए, जैसे कि रूफ्स होती हैं और उन सबको वाटरप्रूफ करने के लिए
और जैसे कि हार्ड ड्राइव्स जो होती है कंप्यूटर्स की एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में ब्यूटामीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल जो है वो केमिकल प्रोडक्ट है जो कि इथाइलिन और प्रोपाइलिन और बेंजीन, टॉलुइन वगैरह इन सब से बनाया जाता है, इन सब का यूज़ करके बनाते हैं। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेरियस मतलब ये सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू डिस्टिल आउट होते हैं और इन सब का इस तरीके से यूज़ किया जाता है। नाउ अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अडल्ट्रेशन होता है, adulteration it means mixing of या blending of lubricant into kerosene and kerosene into petrol and lubricant into diesel are very common at this time। बहुत ज़्यादा adulteration हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जब अडल्ट्रेशन होता है तो जो भी पर्सन जो कि इन्वॉल्व है इन द अडल्ट्रेशन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैन बी पेनलाइज्ड अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर पनिशमेंट दी जाती है और 420 सेक्शन जो है आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड, उसके अंदर भी उसको पनिशमेंट दी जाती है और पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अंडर उसको पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है। और जो जितनी भी सेंट्रल, स्टेट या फॉरेंसिक साइंस जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं उनके अंदर ये, उनके पास ये राइट्स हैं, उनको ये ऑथराइज़ किया गया है कि शेड्यूल थर्ड के अंदर, शेड्यूल थर्ड जो क्लोज एट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का शेड्यूल थर्ड जो है उसके अंदर उनको ये ऑथराइज़ किया गया है, जितनी भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, कि वो कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सैंपल को ले सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था इसके बारे में कि अगर कोई अडल्ट्रेशन करता है तो उसको किस किस के अंडर पनिशमेंट दी जाएगी और ये सारी चीज़ें। ठीक है। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का पॉइजनिंग का केस आया, मान लो किसी ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पी लिया है एक्सीडेंटली या सुसाइडल के पर्पज़ से पी लिया है या किसी ने होमिसाइड प्लान किया, होमिसाइडल जनरली बहुत रेयर होता है, इससे नहीं होता है, तो सुसाइडल और एक्सीडेंटल के केसेस ही जनरली आते हैं। तो उसमें फेटल पीरियड और फेटल डोज क्या होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। तो फेटल पीरियड जो है 10 ml ऑफ अ केरोसिन अगर इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं तो, और फेटल पीरियड जो है उसका फ्यू आवर्स होता है, कुछ ही घंटे में वो जो है फेटल प्रूफ हो सकता है पर्सन के लिए। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं अगर मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले लिया गया है किसी भी फॉर्म में, तो बर्निंग सेंसेशन होती है थ्रॉट में, नोसिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, और ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होना, वॉमिटिंग, और यूरिन सैंपल में स्मेल होगी केरोसिन की। और अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जैसे जो स्मेल होती है उसको इनहेल कर दिया गया है, उसकी फ्यूम्स को इनहेल कर लिया गया है, तो उससे हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग एंड लंग कॉम्प्लिकेशंस, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नाउ अब ट्रीटमेंट किस किस तरीके से किया जाएगा उसका, अगर पेट्रोलियम की पॉइजनिंग हुई है तो ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। जनरली अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंजेस्ट किया गया है तो स्टमक वॉश करवाते हैं, उसका स्टमक वॉश करवाएंगे वाटर से, या वाटर से जिसमें 5% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो 5% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से उसका स्टमक वॉश करवाएंगे और 250 ml ऑफ अ लिक्विड पैराफिन जनरली उसको ओरली दे देते हैं, जिससे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है। और सेलाइन कैथेरेटिक का भी यूज़ करते हैं। इफ़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर इनहेल किए गए हैं तो उसको फ्रेश एयर में ले जाया जाएगा, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी कई बार यूज़ करते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में यही होगा कि केरोसिन का ऑर्डर देखने को मिलेगा और जो स्टमक और लंग्स के कंटेंट होंगे उनमें स्मेल मिलेगी केरोसिन की, एक्सेट्रा टाइप के पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। नाउ एग्जामिनेशन किस तरीके से करते हैं, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आया है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तो उसका एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन करने के लिए उसका फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जैसे कि डेंसिटी, उसका कलर, उसका फ्लैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसकी TLC भी लगा लेते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, देन फिल्टर पेपर टेस्ट होता है, उसका UV लैंप में भी देख के उसको टेस्ट लगाते हैं। तो ये पूरी जो है उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की टेबल है, जिसके थ्रू आप उसके फिजिकल अपीयरेंस से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो पेट्रोल है या फिर डीजल है या कैरोसिन है, कौन सा वो प्रोडक्ट जो है वो
है, ये आप फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ फिर जब आप फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंटेशन उसका करते हो। सो इंस्ट्रूमेंटेशन में जनरली HPLC और GC की जाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। HPLC स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन इसका आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप उसे अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या क्या कंडीशन मतलब हमको सेट करनी होती है, तब जाके हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो हम जो भी सैंपल है उसको कितना अमाउंट में इंजेक्ट करते हैं, तो 10 ml ऑफ पेट्रोल, कैरोसिन और जितने भी जो मिक्सचर है उन सबको हम 10 ml इंजेक्ट करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में। मोबाइल फेज एसीटोन और वाटर यूज़ करते हैं, किस रेशियो में? 8:2 के रेशियो में। फ्लो रेट 1 ml पर मिनट रखा जाता है। और हम जो डिटेक्टर यूज़ करते हैं, जनरली यूवी डिटेक्टर इसमें यूज़ किया जाता है। यूवी डिटेक्टर में किस किस वेवलेंथ पे उसको देखा जाता है? 275 नैनोमीटर, 285 नैनोमीटर एंड 220 नैनोमीटर पे जनरली डिटेक्ट करते हैं। और पीक जो है उसका रिटेंशन टाइम जनरली 4.9 और 6.2 और 8.0 जनरली इतना इसका रिटेंशन टाइम आता है, और इस पर हमको स्पेसिफिक पीक्स जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन कंडीशन है कि जब HPLC से किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ GC गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में भी यही है कि उसमें जो करियर गैस है वो नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। फ्लो रेट 10 ml पर मिनट या फिर 25 ml पर मिनट यूज़ करते हैं। फ्यूल गैस हाइड्रोजन यूज़ की जाती है। इंजेक्टर का टेम्परेचर 280 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। डिटेक्टर FID डिटेक्टर यूज़ करते हो। डिटेक्टर का टेम्परेचर कितना होता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो पूरा होल सेटअप होता है वो ओवन में होता है, तो ओवन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है अगर GC में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। और HPLC और GC जो है इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ब्रॉड है, तो उस पर भी मैं अलग से कभी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको GC और HPLC आता है तो आप इजीली इसको समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।